लड़का लड़की दोनों खेतों पर अकेले थे। तभी खेत, जो गेहूं का खेत था, वहाँ पर उस खेत के अंदर लोटपोट होकर के दोनों एक दूसरे के साथ समय गुजारने लगते हैं, संबंध बनाने लगते हैं। तभी कुछ देर के बाद दोस्तों, भूरी कीड़ी नाम का एक कीड़ा होता है, जिसको कई जगहों पर बड़ी चींटी बोलते हैं, जंगली चींटी बोलते हैं, इस तरह की होती है, कुछ जगह पर भूरी कीड़ी बोलते हैं। तो भूरी कीड़ी ऐसी जगह पर घुस जाती है, उसके बाद दो लोगों की तड़प तड़प करके मौत होती है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाक्य है और इस वाक्य से हमें कुछ सबक ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आजकल रात के समय में या दिन में जो भी प्रेमी प्रेमिकाएं होती हैं, घर से निकलकर बाहर जंगलों में मिलते हैं, संबंध बनाते हैं, घर के पीछे या फिर खेतों में या फिर फसल के बीच में, तो उनको किस तरह से यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, इसकी भी नॉलेज मिलेगी। और दूसरी बात, समाज के अंदर बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी भी हो जाती हैं, उनके बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर। एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव के अंदर आशीष कुमार नाम का एक शख्स रहा करता है। अभी वह लड़का है, पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है और वह सोचता है कि मैं पढ़ लिख करके फौज में भर्ती होऊंगा। लेकिन दोस्तों, फौज में भर्ती होना तो वह चाहता था, पर गरीबी इतनी थी कि वह ना तो पढ़ पाता है अच्छे से और ना ही वह फौज में भर्ती हो पाता है, क्योंकि ना पढ़ाई लिखाई हुई थी और ना ही उसके पास कोचिंग वगैरह के पैसे थे, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम भी होता है। उसकी माँ, जो कि विधवा थी, माँ का नाम कमलेश, पिता की मौत हो चुकी थी 6 साल पहले। तो माँ बेटे थे घर के अंदर और कोई तीसरा सदस्य था नहीं इनके घर में। तो अब आशीष की इच्छा तो थी फौजी बनने की, लेकिन ना पैसे पढ़ाई के थे, ना कोचिंग ले पाया था और ना ही खाने पीने का कोई ऐसा जुगाड़ था कि भाई दूध घी जैसा खाया जाता है। तो कुल मिलाकर ये कर नहीं पाता है। उसके बाद यह विचार करता है, कहता है माँ से, माँ मेरे लिए कुछ घी वगैरह का इंतज़ाम कर दे, दूध पीऊँगा और मैं पहलवानी करूँगा। माँ पहले ही कहती है बेटा हमारे पास कहाँ है। लेकिन उसके बाद ये जब जिद पर अड़ जाता है तो इसकी माँ इसके लिए इंतज़ाम करती है और खुराक वगैरह देती है। यह पहलवानी में उतर जाता है, मगर उसमें भी यह फ्लॉप रहता है, उसमें भी ये काम नहीं कर पाता है। तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो अब पहलवान भी यह नहीं बन पाता है। एक दिन की बात होती है, माँ के साथ यह जंगल की तरफ चला जाया करता था, क्योंकि इसकी माँ ने एक भैंस पाली हुई थी। उससे यह थोड़ा बहुत उससे दूध घी मिल जाया करता था, तो उससे चाय वगैरह बना लिया करते थे। तो उसके लिए चारा लेने के लिए खेतों में जाना पड़ता था और घास, हरी घास जो खड़ी रहती है और दूसरे लोगों के खेतों में, उसको काट कर माँ बेटा ले आया करते थे। अपनी तो कोई प्रॉपर्टी थी नहीं। और जो इसकी माँ थी, जिसका नाम था कमलेश, वह गांव के ही ठाकुर देवी सिंह के घर पर काम किया करती थी, क्योंकि देवी सिंह के घर पर उसकी पत्नी थी नहीं और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था ऋतु, और बेटा नहीं था, और ऋतु कॉलेज में पढ़ा करती थी। तो देवी सिंह ठाकुर के यहाँ पर इसकी माँ कमलेश काम करती थी, घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, जो भी खाना वगैरह बनाना होता है। अब एक दिन की बात है, खेतों पर जा रहे थे अपनी भैंस का चारा लेने के लिए। तो वहाँ पर जब चारा काट रहा होता है आशीष, तो वहीं पर भूरी कीड़ी खेतों में घूम रही थी। वह अपनी माँ से पूछता है कि माँ ये क्या है, कौन सा जीव है। तो उसकी जो माँ होती है वह कहती है, बेटा यह कीड़ी बहुत ही खतरनाक होती है। अगर यह हाथी के सूंड में घुस जाए तो उसको भी वह मार डालती है, उसकी जान ले लेती है। इतनी ताकतवर यह कीड़ी होती है। अब तो यह बात सुन करके जो बेटा आशीष होता है, सोच विचार में पड़ जाता है कि यार मैं इंसान का जन्म लिया है मैंने, और फिर भी मैं कोई ताकतवर नहीं हूँ। और जब एक छोटी सी कीड़ी इतनी ताकतवर हो सकती है, तो हमें भी मेहनत करनी चाहिए और मैं भी कुछ ऐसा काम करूँगा जो मैं भी ताकतवर बनूँ। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ये पता नहीं था इस लड़के को कि आगे चलकर यही भूरी कीड़ी परिवार के लोगों की जान लेने वाली है, मगर अभी तो अनभिज्ञ था। उसके बाद माँ जो होती है वह बोलती है कि बेटा तुम ऐसा करो, चलो घर चलते हैं। और भैंस का चारा लेकर के फिर चारा काटा जाता है। चारा काटने के बाद शाम होती है, शाम को खाना बनता है, रूखी सूखी रोटी जैसी भी होती हैं। और उसके बाद दोनों माँ बेटा बैठे हुए खाना खा रहे थे। तभी माँ के मन में एक विचार आता है। माँ कहती है, बेटा ऐसे काम कब तक चलेगा, ना तो तू कोई नौकरी में लगा, ना ही तू पढ़ाई पूरी कर पाया, ना ही तू पहलवान बना, अब कैसे होगा आगे चलकर।
और हम दोनों अकेले हैं। अब यहाँ पर जो माँ होती है वह दिमाग लगाती है और अपने बेटे से कहती है कि बेटा ऐसा कर, तू ऑटो रिक्शा ले ले और उसको चलाया कर, सवारी ढोया कर, उससे पैसे की आमदनी हो जाएगी। और मेरे पास 1 लाख रुपए के गहने हैं तो उनको बेच दे और ऑटो रिक्शा ले ले। अब तो यह बात सुनने के बाद जो आशीष होता है वह कहता है कि ठीक है माँ, मैं ऐसा कर लूँगा, काम ही तो करना है, पेट तो भरना पड़ेगा। और उसके बाद दूसरे दिन वह जाकर के एजेंसी में पता करता है तो वो जो ऑटो लेने वाला था वो 1.5 लाख रुपए का था। टिर्री वगैरह जो भी आजकल चले हुए हैं, 1.5 लाख रुपए का था। तो अब वापस आ जाता है, आकर के माँ से कहता है कि माँ वो तो 1.5 लाख रुपए में आएगा, 50,000 रुपये तो कम है, अब क्या करें। और उसके बाद जो माँ होती है वह कहती है बेटा तू चिंता मत कर, पैसों का इंतज़ाम मैं कर दूंगी कहीं ना कहीं से। और उसके बाद दोस्तों दिन में ही जो माँ होती है ठाकुर देवी सिंह के घर पर चली जाती है, जहाँ पर वह काम किया करती थी, झाड़ू पोछा। वहाँ जा कर के वह 50,000 रुपये उससे मांगती है कि ठाकुर साहब, देवी सिंह जी, आप हमें 50,000 रुपये दे दीजिए, मेरे बेटे को ऑटो रिक्शा लेना है और जिससे हमारी थोड़ी बहुत कमाई होने लगेगी। अब जो ठाकुर था वह अकेला था घर के अंदर और उसकी बेटी कॉलेज गई हुई थी फिलहाल। अब यहाँ पर क्या होता है, ठाकुर उस औरत की तरफ देखता रहता है, कहता है कमलेश देख तू काम करती है हमारे यहाँ पर, अब तेरी मदद तो करनी पड़ेगी मगर मदद तो मैं कर दूंगा, 50,000 रुपये तो मैं देख तो दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें कुछ कीमत चुकानी होगी। अब तुम देख लो कीमत चुकाने के लिए तैयार हो या नहीं हो। अब तो यहाँ पर जो यह कमलेश होती है समझ जाती है कि आखिर उसका इशारा क्या है और उसके बाद कमलेश कहती है ठीक है जी, मैं कीमत चुका दूंगी। शायद हो सकता है यहाँ पर कमलेश का और इस जो ठाकुर था इसका पहले से अफेयर हो, क्योंकि ठाकुर रंडवा था और कमलेश विधवा थी। शायद हो सकता है खाना बनाने के लिए जाती और संबंध बन जाते हों या फिर ना भी बनते हों, अभी तक ये डिक्लेयर नहीं था। अब यह कह देती है ठीक है, मैं आपकी शर्त को मानती हूँ। और उसके बाद जो ठाकुर साहब होते हैं देवी सिंह ठाकुर, वह कहते हैं कि ऐसा करना, आज मेरी बेटी अपने ननिहाल जा रही है, घर पर कोई होगा नहीं और तुम रात को आ जाना मेरे पास और फिर उसके बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा 50,000 रुपये तुरंत तुम्हारे हाथों में। तो अब उसके बाद जो ये कमलेश होती है अपने घर पर चली जाती है, खाना वगैरह बनाती है, बेटे को खिलाती है, इंतज़ार करती है कि बेटा कब सोए। और फिर थोड़ी देर के बाद बेटा सो जाता है। रात को 10 बजे का समय था और अब यह कमलेश अपने घर से दबे पांव ठाकुर साहब की हवेली की तरफ, देवी सिंह के घर की तरफ निकल पड़ती है। वहाँ पर देवी सिंह पहले से ही महफिल जमाए हुए था। महफिल का मतलब ये नहीं कोई और लोग थे, वह वहाँ पर शराब की बोतल, खाने पीने का चखना, सब कुछ वहाँ पर रखा हुआ था और आराम से उसकी शराब चल रही थी। और जैसे ही ये कमलेश वहाँ पर पहुँच जाती है तो मुस्कुरा जाता है कि भाई चलो, शराब तो पहले से थी, अब शबाब भी आ गया। और उसके बाद उसको अपने पास बिठाता है, पास बिठा करके अब उसकी तरफ मुस्कुराने लगता है। और जैसा कि वादा था, जो कमलेश होती है अब वह ठाकुर साहब की बाहों में सिमट जाती है और तकरीबन 2-3 घंटे तक यहाँ पर वो कांड होता है, वो संबंध बनते हैं इन दोनों के। और 2-3 घंटे तक संबंध बनने के बाद अब जो ठाकुर साहब होते हैं देव सिंह ठाकुर, वो 50,000 रुपये इस कमलेश महिला के हाथों पर रखते हैं और एक बात और कहते हैं कि ये 50,000 रुपये रख तो रहा हूँ मैं, बिना ब्याज के दे देना तुम बेशक, लेकिन इसका जो मूल मतलब जो ब्याज बनेगा उसके बदले में थोड़ा मुझे तुम सपोर्ट करना, इसी तरह से आना मेरे घर पर और दे रहा हूँ, बेशक ब्याज मत देना। अब तो जो कमलेश होती है शायद कहीं ना कहीं दिल के कोने में उसका भी सूनापन था बिना पति के, उसको भी लगता है कि रात के समय किसी को क्या पता लगता है, मेरी भी वासना पूरी हो जाती है, शरीर की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है और बदले में मुझे ब्याज भी नहीं देना और पैसे जब चाहूँ जब लौटा सकती हूँ, यही कहा है। तो वह कह देती है ठीक है जी। और उसके बाद वह अपने घर आ जाती है 50,000 रुपयों को अपने हाथों में लेकर के। और जैसे ही वह घर आती है तो घर आकर के जैसे चुपके से दबे पांव अपने कमरे में घुसने लगती है तो बेटा जागा हुआ था, क्योंकि बेटा इसके जाने के बाद जग गया था, पेशाब करने के लिए उठा था तो देखता है माँ नहीं है और बड़ा समझदार था, बड़ा हो रहा था बेटा, समझ जाता है कि माँ गलत रास्ते पर चल चुकी है और वह समझ जाता है कि वह ठाकुर के यहाँ पर गई होगी, क्योंकि उसने कई बार ऐसा देखा था ठाकुर जब आकर बातें किया करता, कमलेश से कई बार घर पर आ जाया करता तो उसकी नज़रों में वासना हुआ करती थी और यह लड़का सारी चीज़ों को देखा करता था और इसको कहीं ना कहीं आभास था कि शायद इसकी मां कमलेश ठाकुर साहब के साथ अवैध रिश्ते में है, लेकिन अभी तक यह कह नहीं पा रहा था। लेकिन आज अपनी मां को घर के अंदर आते हुए देख करके एकदम से टोक देता है कि मां
तुम ये बहुत गलत काम कर रही हो, तुम ये करना ठीक नहीं है, और तुम्हारे हाथ में 50,000 रुपये कहाँ से आए। तो माँ चुप लगा जाती है, कहती है बेटा आम खाने या पेट गिनने, तू कल ऑटो ले आना और कमाई धमाई का प्रोग्राम चालू कर दे। अब तो जो बेटा होता है वह चुप लगा जाता है, क्या कहे आखिर, इकलौती माँ और इकलौता बेटा, दो ही तो लोग हैं परिवार के अंदर, माँ से भी गुस्सा करे तो कल को खाना कौन बनाएगा। तो बेटा चुप हो जाता है और उसके बाद सोचता है कि ये मुझसे बड़ी है, अब पता नहीं ये क्या कर रही हैं। अब उसके बाद दोस्तों सुबह होती है, 1.5 लाख रुपए इनके पास आ चुके थे, लेकिन सुबह होते ही अब जो ये लड़का होता है जिसका नाम होता है आशीष कुमार, इसका प्लान बदल जाता है। अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं ऑटो नहीं लूँगा। अब तो इसकी जो माँ होती है वो कहती फिर क्या करेगा तू, 1.5 लाख रुपए ले हमारे पास इकट्ठे हैं, लेता क्यों नहीं है। वह कहता नहीं मैं ऑटो नहीं लूँगा, मैं इससे तो अच्छा है मैं ठाकुर साहब के यहाँ पर नौकरी कर लूँगा। अब दोस्तों उसने रात भर में प्लानिंग बनाई थी। वो प्लानिंग क्या थी, जब माँ ठाकुर के यहाँ से आई थी तो वह सोचता है कि ठाकुर ने मेरी माँ के ऊपर डोरे डाले हैं और मैं अब इसका बदला ज़रूर लूँगा। और वो बदला कैसे, वो बदला लूँगा ठाकुर की बेटी रीतू को फंसा करके अपने प्रेम जाल में, और मैं भी उसके घर ऐसा ही करूँगा। यह उसकी प्लानिंग थी पूरी रात भर। अब माँ करे तो करे क्या। अब सुबह होती है, अब सुबह वह ठाकुर के घर पर ही चला जाता है और कहता है ठाकुर साहब मुझे अपने यहाँ पर काम दे दीजिए। ठाकुर कहता है अरे तुम्हारी माँ कह रही थी कल कि तुम तो ऑटो लेने वाले हो, सवारी ढोने वाले हो। लेकिन ये कहता है नहीं जी मैं ऑटो नहीं ले सकता, और आप अपने 50,000 रुपये ले लीजिए, और अपने माँ से लेकर के गया था और ठाकुर को वापस लौटा देता है। और उसके बाद कहता है जी मुझे अपने यहाँ पर नौकरी पर रख लीजिए, ऑटो वगैरह चलाना मेरे बस का नहीं है। तो जो ठाकुर था उसको अपने खेतों पर एक मजदूर की ज़रूरत थी, तो उसको परमानेंट रख लेता है अपने घर पर, और कहता है तुम्हें खेतों का काम करना पड़ेगा और खेतों पर तुम्हें रहना पड़ेगा। अब तो वह कह देता है ठीक है जी मैं खेतों का काम कर लूँगा। और उसके बाद दोस्तों वह खेतों पर जाने लगता है, फावड़ा उठाता है, खेतों पर चला जाता है। कहीं पानी लग रहा हो गेहूँ में तो नाका कर देता है, कहीं कोई ज़रूरत होती है इंजन चलाना, ट्यूबवेल चलाना, ये सारी चीज़ें ट्रैक्टर का के साथ रहना जब खेत जुताई होती है, इस तरह का काम वहाँ पर खेतों में होता है। तो अब क्या होता है दोस्तों, खेतों पर जैसे ये जाने लगता है तो जो ठाकुर साहब की बेटी होती है ऋतु, वह इसको देखा करती है। उसको ये बहुत सुंदर लगा करता था, और अब तो यह ऋतु के घर में ही काम करने के लिए आ चुका है। तो अब तो ऋतु इसको देख देख करके खुश होया करती थी, और इस ऋतु को क्या पता था कि यह खुद ही ऋतु को फंसाने के लिए आया है। लेकिन ऋतु इसको बहुत ज़्यादा चाहती थी। जब ये खेतों पर काम किया करता था तो ऋतु इसके पास चली जाया करती थी खेतों पर कि क्या काम कर रहे हो, इस तरह से ऊपर ऊपर से, अभी तक अंदर की बात नहीं की थी। ये बताता है कि ये काम कर रहा हूँ, उसके बाद देख करके वापस आ जाया करती, इसको देख देख कर खुश हुआ करती। कई बार इसके लिए खाना बना ले जाया करती, सुबह के आयो खाना भी नहीं खाया, खाना खा लो। अब तो ये मतलब मामला थोड़ा नज़दीक का होने लगता है। एक दिन की बात होती है, घर में जो देव सिंह ठाकुर थे उसको कहीं रिश्तेदारी में 2 दिन के लिए जाना था। अपनी बेटी से कहता है कि ऋतु घर पर ही रहना बेटी। ऋतु कहती है ठीक है बाबा मैं घर पर ही रहूँगी, कोई चिंता नहीं है। और उसके बाद देव सिंह ठाकुर तो चला जाता है किसी रिश्तेदारी में, घर पर ऋतु अकेली है। खेतों पर यह लड़का आशीष कुमार काम कर रहा है। घर के चौबारे में लेटी लेटी ऋतु पता नहीं क्या क्या विचार अपने मन में कर रही होती है और मुस्कुरा जाती है, सोचती है मुस्कुरा जाती है, इस तरह का कुछ उसके मन में ख्याल चल रहा था। और उसके बाद वह उठती है और सीधा खेत की तरफ पगडंडियों से होती हुई पहुंच जाती है आशीष कुमार के पास, और उसके लिए खाना वगैरह लेकर गई थी। वहां जाने के बाद जब आशीष कहाँ खेतों में काम कर रहा था उससे बातचीत करने लगती है, आशीष भी बातचीत करने लगता है, और दोनों इतनी गहराई से बातचीत करने लगते हैं कि अब जो ऋतु होती है वह कहती है कि मैं तो तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकती। अब तुम खेतों में काम करना अगर छोड़कर चले गए तो मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगी आशीष, इतना प्यार करती हूँ मैं तुम्हें अंतर मन से। इतने में आशीष भी पासा फेंक देता है, वह कहता है कि मैं भी तुमसे इतना ही प्यार करता हूँ, कसम खाकर कहता हूँ तुम्हारी, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। यह बात करते करते वहीं पर खेत के पास मेड़ पर बैठे हुए थे, गेहूं का खेत था, गेहूं बड़े बड़े हो रहे थे, बाल उसमें आ रही थी। बैठे बैठे बातचीत करते करते और एक दूसरे की बाहों में सिमट जाते हैं, और वहीं पर खेतों के अंदर मतलब लोटपोट हो जाते हैं और एक दूसरे से लिपट चिपट कर संबंध बनाने लगते हैं। अब तो इन्होंने ये ध्यान नहीं किया था जो ये लड़की थी ऋतु, इसका चाचा
इसका चाचा घनश्याम दूर खेतों पर अपना कुछ काम कर रहा था, और लेकिन इन्होंने नज़र नहीं किया था। लेकिन वो घनश्याम दूर से ही इन दोनों को देख रहा था, और जैसे ही यह गेहूं के खेत में एक दूसरे से लिपट सिपट जाते हैं तो गेहूं के पेड़ भी हिलते हैं। वो दूर से नज़र कर रहा था, तकरीबन 4-5 किले दूर से, और वह समझ जाता है कि मामला गड़बड़ हो चुका है, तो वह अब इनकी तरफ दौड़ने लगता है। लेकिन ये बेखबर थे, संबंध बना रहे थे, मज़े से कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर कहानी में टर्निंग पॉइंट आता है। जैसे ये संबंध बना रहे थे तो वही भूरी कीड़ी जिसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया था, वो भूरी कीड़ी लड़के के ऊपर चढ़ जाती हैं, क्योंकि लड़के ने कमीज को तो उतारा नहीं था, कमीज के अंदर घुस जाती हैं। और जैसे ये संबंध बना लेते हैं, इधर से चाचा दौड़ कर आ रहा है लड़की का, इधर इनके संबंध बन जाते हैं। उसके बाद लड़का देखता है कि भूरी कीड़ियाँ उसके शरीर पर चढ़ गई हैं, तो उनको झाड़ने लगता है। कुछ कीड़ियाँ उसकी कमर के पीछे ऊपर तक चढ़ चुकी थी, तो एकदम से जो लड़की होती है वह कहती है मैं झाड़ देती हूँ, कमीज उतारो। और उसके बाद कमीज उतार देता है। नीचे से निर्वस्त्र था, सोच रहे थे कोई नहीं है खेतों पर, बाद में पहनूंगा नीचे कच्छा वगैरह जो भी है, लेकिन पहले इन कीड़ियों को हटा देते हैं। वह कमीज उतरवा देती है, तो उसके बाद और ज़्यादा भयंकर रूप इसका लगता है बिना कपड़ों के। तो इतने में ही वहाँ पर दोस्तों वह जो चाचा दौड़ा हुआ आ रहा था, सारा नज़ारा देख रहा था, और वह लड़के को निर्वस्त्र खड़ा हुआ भी देख रहा था। हालांकि लड़की उसकी कमीज में से कीड़ियों को झाड़ रही थी। इतने में वो आ जाता है वहाँ पर, और आ करके सीधा उस लड़के के ऊपर थप्पड़ों से पिटाई करने लगता है, और अपनी भतीजी पर भी, ऋतु पर भी पिटाई करने लगता है। छोटी सी डंडी थी, उससे दोनों को अच्छी तरह से पीटता है, और ऋतु पिटते पिटते उस कमीज को नीचे डाल देती है। और उसके बाद इनको पीटने के बाद अपनी लड़की को घसीट कर वहाँ से ले जाता है, और लड़का जैसे तैसे बचता बचाता अपनी कमीज को पहनता है, और पहन करके सीधा गाँव की तरफ भाग जाता है। अब उसके बाद शाम होती है। शाम को जो चाचा होता है वह आशी, मतलब जो लड़की का पिता है, देव सिंह को फ़ोन करके बता देता है कि मामला इतना गड़बड़ चल रहा है, तुम्हारी लड़की तुम्हारे नौकर के साथ गंदी हरकत करती हुई मैंने पकड़ी है। शाम को ही देव सिंह ठाकुर भी आ जाता है, और फिर ये दोनों भाई सीधे जाते हैं उस लड़के के घर पर, आशीष के घर पर, घर से निकालते हैं और वहीं पर पेड़ से बांध करके इसकी ठोकाई पिटाई में लग जाते हैं। खूब अच्छा तरह से पीटते हैं, अपनी बेटी को भी पीटते हैं, लेकिन गांव के लोग इसको बचा देते हैं। तो लड़के की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लड़का अंदर घर में चला जाता है, उसकी माँ रो रही थी, मल्लम पट्टी कर रही थी। मगर दोस्तों पिटाई के बाद लड़के को दौरे आने लगते हैं, और दौरे भी इतनी ज़ोर ज़ोर से, जब से वह मारपीट करके गए थे, शाम तक ही 10 बार दौरे आ चुके थे। अम्मा को यही लग रहा था कि झेल नहीं पाया पिटाई को, उसकी वजह से दौरे आ रहे हैं। अम्मा यही सोच रही थी भाई पिटाई से दौरे आ रहे हैं। पर यहाँ पर दोस्तों अब दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन तो वह दौरे और ज़्यादा आने लगते हैं, 20 से 25 दौरे उसको लगातार आते हैं। तो अब यहाँ पर जो माँ होती है परेशान हो जाती है अपने बेटे के लिए, और उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ पर डॉक्टर कहते हैं जी हम पहले चेकअप करेंगे तब बता पाएंगे। तो वह चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद अब डॉक्टर उस महिला के सामने खुलासा करते हैं कि आपके बेटे के कान के माध्यम से, यानी कि कान के रास्ते से भूरी कीड़ी अंदर दिमाग में घुस गई है, और वो अंदर से दिमाग को खा रही है। उसकी वजह से आपके बेटे को दौरे आ रहे हैं। अब तो यह मामला यहाँ पर पता चलता है। तो एक दिन तक वह डॉक्टर वहाँ पर रखते हैं, ग्लूकोज वगैरह लगाते हैं, लेकिन कोई आराम उस लड़के को नहीं मिल रहा था। उसके एक दिन के बाद डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं। उस बूढ़ी महिला से कहते हैं, बूढ़ी तो नहीं थी, लड़का 22 साल का था, और वो मतलब 38-40 साल की थी। तो अब माँ जो होती है वह कहती है अब क्या होगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर कहते हैं कि कहीं मत ले जाओ, इसका अब कोई इलाज नहीं है, वो जो घुस गई तो घुस गई अंदर, अब तो इसकी मौत तय है, इसको घर ले जाओ, सेवा करो। ये बात कहते ही डॉक्टर के सामने ही वह जो माँ होती है रोने लगती है, लेकिन अपने बेटे को घर ले आती है। घर ला करके 3 दिन तक वह लड़का तड़पता है। 3 दिन तड़पने के बाद उसकी मौत हो जाती है, और जैसे बेटी की मौत हो जाती है तो माँ सोचती है कि अब मैं जी कर क्या करूँगी, एक ही तो सहारा था। उसके बाद वह भी पंखे पर फंदा लगा करके पंखे से झूल जाती है। दोस्तों उसके बाद जब गांव वालों को पता चलता है, दोनों लाशों को उतारा जाता है, उनको शमशान घाट ले जाया जाता है, और उनके जो अंतिम क्रिया होती है वो करी जाती है। यानी कि एक बसता हुआ घर था जिसके अंदर माँ बेटा रहते थे, लेकिन वासना के खेल ने पूरे घर को उजाड़ दिया, जान चली गई। अगर वासना ना होती तो वह लड़का खेतों में लड़की के साथ संबंध ना बनाता, वह भूरी कीड़ी उसके ऊपर ना चढ़ती, और चढ़ भी गई थी, उसको झाड़ रही थी वह लड़की,
शायद तब भी बात बन जाती, लेकिन जैसे चाचा आया उसने पिटाई शुरू कर दी। जैसे कमीज़ नीचे डाली तो उसमें से फिर से भूरी कीड़ी चढ़ गई और लड़का जान बचाकर वहाँ से भागा तो जल्दी जल्दी में उस कमीज़ को अपने मतलब बदन पर पहन लिया और वहाँ से भाग छूटा। घर आकर के उसने शायद ध्यान न दिया होगा और रात को सोते समय उसके कान में शायद कोई भूरी कीड़ी घुस गई है और उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों कई बार मामले हो जाते हैं। मामला ख़राब है, बहुत बुरा सिस्टम चला हुआ है। भैया अपने आप को संभाल कर रखें, क्योंकि जीवन बहुत क्षण भंगुर है, बहुत ही छोटा जीवन होता है। इसको अच्छे से जिएंगे तो ही बात बन पाएगी, वरना तो हवस और वासना में जीवन को निकाल दो, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा दोस्तों। यकीन मानिए, हवस और वासना में तो घर तबाह होते हैं, जानें चली जाती हैं लोगों की, ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं, बेइज्जत होता है इंसान पूरे समाज के अंदर। तो हवस और वासना से कुछ मिलता नहीं है, उल्टा इंसान गंवाता है। जो उसके पास होता है उसको भी गंवा बैठता है। एक गलती इंसान की पूरे जीवन भर का सत्कर्म ले डूबती है। इंसान अच्छा है, सच्चा है, लेकिन एक गलती उस पर हो गई तो उसी के चक्कर में अब लोग उसको दूसरी नज़र से देखने लगते हैं और फिर उसकी वो रिस्पेक्ट नहीं रहती जो पहले रहा करती थी। ये होता है दोस्तों वासना का खेल। तो वासना से कोई भी बेनिफिट कहीं भी होता ही नहीं है, सिर्फ वो 5 मिनट का सुख होता है। अगर उस 5 मिनट के सुख के ऊपर आप अगर ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, मान सम्मान, इज्जत और घर तबाह, घर बर्बाद, तो भी ये घाटे का सौदा है। सोचने की बात है। तो क्यों पड़े ऐसे चक्कर में जिसमें जान चली जाए, घर बर्बाद हो जाए। दूर रहें, सावधान रहें दोस्तों। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लूँगा। भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, दिलीप कुमार पांडे कमेंट करते हैं, उसके बाद रूपा साहू कमेंट करती हैं, मुनमुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं। इसमें प्रवीण सर जो हैं बहुत ही अच्छा काम किया है, और गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से कमेंट करते हैं मुनमुन जी। विजय यादव कमेंट करते हैं। कमलेश साहू हैं, मुझे आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है जी, और लेकिन आज के समय में मदद करना दुश्मनी पालना है। ये बात तो सही है कमलेश भाई। और उसके बाद समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, और उसके बाद सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से हैं। सुदेश भाई, हम लोग सिलाई का काम करते हैं तो 12 बजे तक सोते हैं रात को, और सुबह 6 साढ़े 6 बजे मतलब 6 साढ़े 6 घंटा मुश्किल से सो पाते हैं। अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से, और मुख्यालय जिला से लिखा हुआ आज तो इन्होंने। गणेश भाई कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी कहानी है, औरों को मदद करना चाहिए जितना हो सके जी। बिल्कुल जी। उसके बाद शक्तिमान भारती कमेंट करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। कृष्ण कुमार कमेंट करते हैं, सुदेश भाई थैंक यू, बहुत ही अच्छी कहानी है। परवीन जैसे लोग इस कलयुग में मिलना बहुत मुश्किल है जी। बिल्कुल जी। मोहम्मद सामी कमेंट करते हैं, भाई वीडियो में मेरा नाम भी ले लो, मैं यूपी 40 से हूँ, बहराइच से हूँ। तो मोहम्मद सामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उसके बाद हमारे साथ हैं अरुण शुक्ला कमेंट करते हैं, शरद कुमार कमेंट करते हैं, देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से कमेंट करते हैं, कपिल देव प्रजापति कमेंट करते हैं, कंचन नंदा कमेंट करते हैं, बहुत ही सुंदर इमोशनल स्टोरी है जी। और उसके बाद अजय ठाकुर कमेंट करते हैं, जय श्री कृष्णा, जय हो सुदेश भाई जी, आपकी और हर कहानी में सुनता रहता हूँ, गॉड ब्लेस यू। अजय ठाकुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद तालमणि सरोज कमेंट करते हैं, आप तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं, आपको धन्यवाद। मैं लाल मेरी सरोज नंदा जिला आजमगढ़ से, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। उसके बाद राम प्रसाद प्रजापति कमेंट करते हैं, सतीश शर्मा हैं, ताराचंद शर्मा जो कि राम गोसाई हमारे भाई हैं, और उनकी आईडी शायद ख़राब हो गई है। और उसके बाद हमारे साथ हैं सद्दाम अंसारी कमेंट करते हैं, गुरमीत किंग कमेंट करते हैं, मेरा नाम भी ले लीजिए, पंजाब से हूँ और मालौत से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गुरमीत जी। सागर कुमार कमेंट करते हैं, महावीर शर्मा है, मुकेश कुमार यूपी 83 से, भरत तिवारी नमस्कार जी। धीरज बर्नवाल लगातार कमेंट करते हैं, हमारे भाई लगातार बने रहते हैं। और उसके बाद ताजी लेमन हमारी बहन कमेंट करती है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी भाई, हैप्पी एंडिंग, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। राजेश कोनाल कमेंट करते हैं, शक्तिवन दोबारा से, मिश्रा बीपी और रविंद्र भरोरिया कमेंट करते हैं, रजत सैनी है, मोनू जैन है, और मिठाई लाल मधेसिया चंपू सेठ कमेंट करते हैं, बहुत दिनों में कमेंट आया भाई का। मिथिलेश को यादव कमेंट करते हैं, टीकम शर्मा हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं
सूरज डियो फिजी से हैं, लगातार कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। समाधान पाटिल कमेंट करते हैं। राम गोसाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। और उसके बाद छगनदास खारडाबाद राजस्थान से दुर्योधन में लगातार कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। और राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। और सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। वनराज नामदेव कोहली कमेंट करते हैं। नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से। दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से। रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से कमेंट करते हैं। रवि प्रकाश कमेंट करते हैं। शौकत अली दिल्ली से। कालीचरण उड़ीसा से। परवीन चौधरी राजस्थान से। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं। राम थापा नेपाल से। राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से कमेंट करते हैं। बुलाईदास झारखंड से। खेमराज गुज्जर चट्टी जीबी नगर यूपी 16 से। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से। और पप्पा राम लगातार हमारे भाई वीडियो पर कमेंट करते रहते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर किया करें। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।